प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सब घर पर अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। समय को बर्बाद न करें, समय के साथ चलें और नियमित रूप से कक्षाएं लेते रहें। जो पढ़ा दिया उसका बार बार रिवीजन करें। और ज़्यादा क्या होगा, एग्ज़ाम लगे न लगे, क्या होगा, ऐसे सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना अध्ययन नियमित रूप से जारी रखना है और बाकी जो भी आपके मन में विचार होते हैं वो आप विद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने राष्ट्रपति की योग्यताएं, तो अपना जो चैप्टर था अध्याय 2 का, तो उसमें हमने राष्ट्रपति बनने की जो योग्यताएं पढ़ी थी, वह भारत का नागरिक हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हुआ न्यूनतम 35 वर्ष या उससे अधिक आयु प्राप्त कर चुका हो, वह किसी लाभ के पद पर न हो, वह मानसिक रूप से विकृत या दिवालिया न हो। अब देखो, राष्ट्रपति को समय से पूर्व पद से हटाया जा सकता है या तो वो त्याग पत्र दे दे। तो देखो, ये प्रश्न कई बार पूछते हैं कि त्याग पत्र, तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। किसको? ये प्रश्न भी कई बार पूछ लेते, बिल्कुल सरल है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र समय से पूर्व किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति पूछे तो राष्ट्रपति को। समझ गए? तो ये तो त्याग पत्र मन से देना चाहिए तब। लेकिन अगर राष्ट्रपति का चुनाव 5 साल के लिए किया जाता है, लेकिन अगर वो अपने पद का दुरुपयोग करें, संविधान का अतिक्रमण करें, तो उसे समय से पूर्व भी हटाया जा सकता है। तो इसके लिए हमारे अनुच्छेद संविधान के आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति को उनसे पद से हटाया जा सकता है, आर्टिकल 61 के तहत समय से पहले। तो इसको राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? महाभियोग। क्या कहते हैं? महाभियोग। पूरे राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? महाभियोग। समझ गए? अब महाभियोग देखो, लोकसभा या राज्यसभा द्वारा किसी भी सदन में या सदन के द्वारा लाया जा सकता है। जैसे हमने पढ़ा था ना, केवल धन विधेयक ही है, केवल धन विधेयक की तो पहले लोकसभा में रखा जाता है। बाकी अपने साधारण बहुमत जो पढ़े थे सब किसी में ला सकते हैं। तो महाभियोग की प्रक्रिया आपसे पूछे कौन से सदन में लाएंगे, तो किसी भी सदन में लाया जा सकता है। पहले चाहे लोकसभा में लाए, चाहे राज्यसभा में लाया जाए। लेकिन ऐसा करने से पूर्व राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी। ये 14 दिन, ये पहले बार बार ये शब्द है तो ये दिन भी याद रखेंगे, ठीक है। जैसे मान लो पहले राज्यसभा में ले आए, तो राज्यसभा की जो कुल सदस्य संख्या है, कौन सी सदस्य संख्या? कुल सदस्य संख्या, उसका 2/3 बहुमत से ये पारित होना। जो आरोप राष्ट्रपति के ऊपर लगा है तो वो पारित होना चाहिए 2/3 सदस्यों द्वारा। जैसे लोकसभा में लाया पहले, तो लोकसभा में जैसे 543 सीट है, तो उसका 2/3 भाग कितना है, उसके द्वारा इस महाभियोग प्रस्ताव को पारित किया जाएगा। जो राष्ट्रपति पर आरोप लगे उनकी जांच की जाएगी। अगर जांच में सही पाई जाती है तो जैसे लोकसभा में रखा तो फिर राज्यसभा में जाएगा, या मान लो पहले राज्यसभा में रख गया तो फिर कहाँ जाएगा? राज्यसभा में। ये तो सिंपल बात है। फिर राज्यसभा में मान लो पहले लोकसभा में रखा तो अब कहाँ जाएगा? राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव। अब राज्यसभा भी क्या करेगी? राष्ट्रपति पर लगे आरोपों की जांच करेगी और वही कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत से वो अगर पारित कर देती है। अपनी सदस्य जैसे अलग अलग है, जैसे लोकसभा की 543 सीट है और इसकी कितनी है? 250 ही है। ये ना 245, 250 हो सकती है लेकिन 245 है। तो इस कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत से अगर दोनों पारित कर दें और राष्ट्रपति पर लगे आरोप अगर सिद्ध हो जाते हैं, तो राष्ट्रपति को समय से पूर्व हटना होता है। इसको बोलते हैं महाभियोग प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया? महाभियोग प्रक्रिया। तो किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अगर प्रश्न पूछे कौन सदन में, किसी भी सदन में या किसी भी सदन के द्वारा महाभियोग प्रस्ताव लाया सकता है। यानी पहले लोकसभा में ला सकते हैं या पहले राज्यसभा में।
कितने दिन पूर्व सूचना देंगे? 14 दिन पूर्व। कितने दिन पूर्व? 14 दिन पूर्व। तो इसमें लिखिए आप राष्ट्रपति पर महाभियोग, हेडिंग क्या डालेंगे? राष्ट्रपति पर महाभियोग। आगे लिख लेंगे आप राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो इसमें लिखिए आप अनुच्छेद, इसमें लिखिए अनुच्छेद संविधान में ना, तो अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को समय से पूर्व महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग, समय से पूर्व महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है। तो ये आर्टिकल याद कीजिए। 60 में शपथ लेता है, हमने पढ़ा ना 52, पिछले वीडियो में मैंने बताया था 52 में भारत का राष्ट्रपति होगा, 53 में समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, 54 में क्या पढ़ा था हमने निर्वाचक मंडल, 55 में प्रक्रिया, और 60 में शपथ और 61 में महाभियोग। तो राष्ट्रपति में शपथ पूछे कि राष्ट्रपति अपने पद की शपथ कौन से अनुच्छेद में लेता है, तो अनुच्छेद 60 में, आर्टिकल 60 है ना, पूरा लिखेंगे हम। शपथ 60 में लेता है, और उस पर महाभियोग कौन से में? 61 में। एक आता है 72 जो आगे पढ़ेंगे हम, 72, क्या अनुच्छेद 72 में उसको न्यायिक शक्ति प्राप्त है, यानी वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो मृत्युदंड की सजा, मान लो किसी को फांसी की सजा दे दी, तो भारत के राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो उसकी सजा को माफ कर सकता है, कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है। तो वो न्यायिक कार्य भी करता है अनुच्छेद 72 के तहत, है ना, वो आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम कौन सा पढ़ रहे हैं? महाभियोग। तो 61 में महाभियोग प्रक्रिया कौन से में? 61 में। तो इसमें आगे लिखें आप अगली लाइन से कहेंगे महाभियोग, महाभियोग संसद के किसी भी सदन द्वारा, संसद के किसी भी सदन द्वारा, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, तो किसी भी सदन द्वारा लाया जा सकता है, किसी भी सदन द्वारा लाया जा सकता है, लेकिन किसी भी सदन द्वारा लाया जा सकता है, या किसी सदन में लाया, सब लिख सकते हैं, लाया जा, किसी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व, लेकिन राष्ट्रपति को 14 दिन, तो इसके नीचे लाइन खींच लेंगे 14 दिन। ये पूछा जा सकता है कितने दिन पहले सूचना देंगे? 14 दिन। 14 दिन पूर्व सूचित किया जाना आवश्यक है, 14 दिन पूर्व सूचित किया जाना आवश्यक है, यानी 14 दिन पहले उनको बताना पड़ेगा, ये नियम है। अगला आंसर लिखेंगे इस प्रस्ताव को, कौन सा प्रस्ताव? बार बार न लिखे हम, महाभियोग प्रस्ताव ना, समझ आएंगे ना। तो इस प्रस्ताव को सदन की, जैसे मान लो लोकसभा में जा रहे तो ये सदन हो गया, तो सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम, कुल सदस्य संख्या के, तो कुल सदस्य के नीचे लाइन खींचेंगे टोटल जितनी है, तो कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3, यानी 2/3, कोष्टक में हम लिख सकते हैं 2/3 का मतलब है 2/3। तो यहाँ लाइन खींच लेंगे आप 2/3 के नीचे, यानी महाभियोग प्रक्रिया प्रस्ताव को पास करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? 2/3, 1/3, 2/4, ऐसे। तो प्रश्न बन सकता है तो 2/3, 2/3 सदस्यों के द्वारा पारित किया जाना चाहिए, के सदस्यों के द्वारा पारित किया जाना चाहिए।
पारित किया जाना चाहिए। अब देखो अगली लाइन लिखेंगे, इस प्रस्ताव के मतलब महाभियोग प्रस्ताव, इस प्रस्ताव के एक सदन में राष्ट्रपति पर लगे आरोपों की जांच होने के बाद, राष्ट्रपति पर लगे आरोपों की जांच होने के बाद, आरोप कौन से कि उसने संविधान का अतिक्रमण किया है या उसने पद का दुरुपयोग किया, तो आरोप जो भी आरोप लगा है, तो एक सदन में पारित होने के बाद यानी आरोपों की जांच होने के बाद इस प्रस्ताव को दूसरे सदन में भेजा जाता है। इस प्रस्ताव को दूसरे सदन में भेजा जाता है। जैसे पहले लोकसभा में तो राज्य में भेजेंगे, राज्य में तो लोकसभा में, तो दूसरे सदन में भेजा जाता है। फिर इसमें लिखेंगे तथा दूसरा सदन भी राष्ट्रपति पर लगे आरोपों की जांच करता है। और आरोप सही पाए जाते हैं तथा उस सदन की कुल सदस्य संख्या, उस सदन की, अब सदन को सही हो सकता है, तो उस सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाता है। तो राष्ट्रपति को समय से पूर्व हटना होता है। अब देखो समय से पूर्व हटना होता है। अब ये जरूरी नहीं है कि वो प्रस्ताव एक में दूसरे में पारित हो, या जो आरोप लगे हैं वो सही हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। अगर दोनों में पारित हो गए, आरोप सही पाए जाते हैं तो हट जाएगा। अगर मान लो इसमें एक में पारित हो गया, दूसरे में वो आरोप गलत थे, मान लो वो पारित 2/3 बहुमत से पारित नहीं हुआ, वो झूठा आरोप था, तो राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा, तब उसे पद पर कोई खतरा नहीं है, उसे पद से नहीं हटाया जा सकता। ये भी ध्यान रखना, अगर पारित होगा जो उस पर आरोप लगा है, अगर वो सही पाए जाते हैं तो ही हटेगा 2/3 बहुमत से। अगर वो आरोप दूसरे में खारिज हो गए या पहले में खारिज हो गए, तो वो प्रस्ताव वहीं खारिज हो जाएगा, समझ के आगे नहीं जाएगा। अगर एक में पारित हो गए, दूसरा भी जांच करता है, दूसरे में पारित हो जाता है, आरोप सही पाए जाते हैं, फिर उसने अपने पद का दुरुपयोग किया तो सही पाया जाता है तो उसको हटना पड़ेगा। अगर नहीं पाए जाते हैं तो प्रस्ताव निरस्त हो जाएगा, समझ गए, ये भी ध्यान रखना है। अगली लाइन में लिखे आप, तो ये तो प्रस्ताव के बारे में हो गई। अब इसके अलावा और क्या हो सकता है कि राष्ट्रपति समय से पूर्व अपना त्याग पत्र दे सकता है, किसको, उपराष्ट्रपति को, या उसकी मृत्यु हो जाए तो क्या करना होता है, कितने माह में चुनाव करने जरूरी है। तो इसमें लिखें, अगली लाइन से लिखेंगे, राष्ट्रपति, ये लाइन लिख ले, राष्ट्रपति समय से पूर्व, वो तो महाभियोग अलग है, तो जबरदस्ती हटा रहे हैं। अगर वो मन से हटना चाहे तो क्या होता है, राष्ट्रपति समय से पूर्व अपना त्याग पत्र यानी मर्जी से वो अगर हटना चाहे तो अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। किसको देता है, उपराष्ट्रपति को। तो ये प्रश्न बन जाता है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है, उपराष्ट्रपति को, ठीक है। अब उपराष्ट्रपति किसको देता है, ये पूछ ले तो राष्ट्रपति को। तो आप इसमें जानकारी के लिए कि हम राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं, लेकिन ये भी साथ में लिखा देता हूं, तथा भारत का उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र, तथा भारत का उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। हालांकि पढ़ रहे हैं हम राष्ट्रपति पर, लेकिन ये भी मैंने साथ एक जगह लिखा दिया आपको ताकि ध्यान रहे। तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र समय से पूर्व देना चाहे तो किसको देगा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति किसको देगा, राष्ट्रपति को। दोनों याद रख लेंगे। जैसे लोकसभा अध्यक्ष पढ़ चुके हैं पहले, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है, उपाध्यक्ष को, मैंने बताया था पहले आपको। और लोकसभा उपाध्यक्ष किसको देगा, अध्यक्ष को, दोनों है ना, ऐसे याद रख लेंगे।
तो देखो अगली लाइन में लिखेंगे यदि राष्ट्रपति का पद, अगली लाइन से, यदि राष्ट्रपति का पद त्यागपत्र फिर कोमा लगाएंगे त्यागपत्र मृत्यु या महाभियोग के कारण रिक्त हो जाता है। यदि राष्ट्रपति का पद त्यागपत्र मृत्यु या महाभियोग के कारण रिक्त हो जाता है, तो रिक्त के नीचे लाइन खींच लेंगे, नहीं खाली हो जाता है, रिक्त यानी खाली हो जाता है। मान लो राष्ट्रपति समय से पूर्व अपनी मर्जी से हट गया, या वो पद पे रहते उसकी मृत्यु हो गई, या उसको बीच में महाभियोग प्रक्रिया, वो हटना नहीं चाहता लेकिन उसको इस प्रक्रिया द्वारा हटा दिया, तो महाभियोग प्रक्रिया कहाँ लाते हैं? संसद में, लोकसभा राज्यसभा संसद में तो है ना, तो संसद में लाएंगे ना, याद रखना है। तो इन तीनों किसी भी कारण से राष्ट्रपति का पद निरस्त हो जाता है या निरस्त या रिक्त हो जाता है, खाली हो जाता है, तो नियम सब में बराबर हैं। चाहे कोई भी चुनाव आपसे पूछे, चाहे सरपंच का हो, चाहे विधायक का हो, चाहे सांसद का हो, पद रिक्त हो जाता है तो हमारे संविधान में व्यवस्था की गई है, सब में एक ही है, कितने माह, 6 माह के भीतर दोबारा चुनाव कराने जरूरी है। या सूचना कितने दिन पहले देंगे? 14 दिन हटाने से पहले। अगर पद खाली हो जाए, मान लो राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या वो अपनी मर्जी से हट जाए या उसको हटा दे संसद, तो रिक्त हो जाए, तो नए राष्ट्रपति का चुनाव कितने माह के अंदर करेंगे? 6 माह के अंदर। अब जो एक चीज़ विशेष याद रखनी है, क्या? जैसे मतलब राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, लेकिन राष्ट्रपति की मृत्यु 2 वर्ष बाद में हो गई, क्या 2 वर्ष बाद में उसको हटा दिया, हट गया, तो शेष कितने बचे? 3। अब देखो पद खाली होने के बाद नए राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे हम, कौन निर्वाचक मंडल करेगा? अप्रत्यक्ष रूप से होता है, हम पढ़ चुके हैं। तो मान लो 6 महीने बाद में, तो 2.5 साल हो गए ना, 2 और 3 महीने, 5-6 महीने बाद में भी हुआ, तो इसके अंदर 6 महीने से ऊपर नहीं हो सकते। तो अब 2 तो उसने शासन कर लिया था पहले वाले ने, अब बाकी बच गए 3 साल, तो अब नए का मान लो 2.5 साल बाद में हुआ, 2 तो ये 6 माह ये, तो अब 2.5 साल और बच गए। अब नया राष्ट्रपति बन गया कोई, ठीक है, तो अब नया राष्ट्रपति, बाकी कितने बच गए? 2.5 साल। 2.5 साल तक शासन नहीं करेगा, ये ध्यान रखना है। मतलब शेष तो यही बचे ना भाई, 2 तो वो रह गया, 6 महीने चुनाव होने में लग गए, तो 2.5 साल बच गए, तो वो 2.5 साल नया 2.5 साल शासन नहीं करेगा, पूरे 5 साल के लिए। कितने साल के लिए? पूरे 5 साल के लिए उनका निर्वाचन किया जाता है, ये ध्यान रखना आपको। तो पद रिक्त हो जाए तो 6 माह के भीतर चुनाव कराने आवश्यक है, और साथ ही जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति है वो शेष अवधि के लिए न होकर संपूर्ण 5 साल के लिए वो शासन करेगा, ये विशेष याद रखना है। तो इसमें लिखिए आप, रिक्त हो जाए तब 6 माह के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव करना आवश्यक है। 6 माह के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव करना आवश्यक है। अगली लाइन से लिखेंगे, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति, ये विशेष मैंने भी बताया, यह है नवनिर्वाचित राष्ट्रपति शेष बची हुई अवधि के लिए नहीं, बल्कि पूरे 5 साल के लिए निर्वाचित होगा, या निर्वाचित होता है, पूरे 5 साल के लिए निर्वाचित होता है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। रिक्त हो जाए तो 6 महीने के भीतर दोबारा चुनाव कराना जरूरी है। तो वो जो नया राष्ट्रपति बनेगा वो शेष अवधि के लिए जो बाकी समय बच गया उसके लिए नहीं, पूरे 5 साल के लिए शासन करेगा, ये याद रखना है। आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। अब देखो अगली हेडिंग डालिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया।
राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। तो इसमें देखो हमने पढ़ा था जनसंख्या के अनुपात में, अब रेटिंग करेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे, तो हम पहले पढ़ भी चुके हैं। अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54 के द्वारा किया जाता है। 55 में क्या थी, प्रक्रिया पढ़ा था ना हमने। तो इसमें लिखे राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 के तहत, हम पहले पढ़ चुके, दोबारा रिवीजन हो जाएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 के तहत एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। निर्वाचक मंडल जिसमें हमने पढ़ा था ना, लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानमंडल के सदस्य या विधानसभा के जो सदस्य हैं, कौन से, निर्वाचित, मनोनीत नहीं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो अनुच्छेद 54 के द्वारा एक निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अगले लाइन लिखे यह निर्वाचक मंडल जो चुनाव करता है, तो यह निर्वाचक मंडल दो बातों पर विशेष रूप से बल देता है। दो बातों पर, जिसकी लाइन ही लेंगे, दो बातों पर विशेष रूप से बल या जोर, एक भी वो होता है, बल या जोर देता है। नंबर 1 लगा के लिखिए। अभी निर्वाचक मंडल में कौन सा, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा से जो मिलकर, यही तो करते हैं ना। राष्ट्रपति का वोट थोड़ी डालने जाते हैं, तो हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, चाहे लोकसभा के सांसद, राज्यसभा के सांसद हो गए, और विधानसभा में क्या होते हैं, विधायक। तो ये चुनाव करते हैं। तो ये क्या हो गया, निर्वाचक मंडल। तो भारत में ये जनसंख्या अलग अलग क्यों है, क्योंकि भारत में जनसंख्या को आधार बनाया गया, ये भी पढ़ा था हमने। तो निर्वाचक मंडल में जनसंख्या का निकटतम एवं सामान्य प्रतिनिधित्व हो। जनसंख्या का निकटतम एवं सामान्य प्रतिनिधित्व हो, जनसंख्या के आधार पर ही हमारे भारत में निर्वाचन होता है। इस कारण से किसी राज्य की जनसंख्या ज्यादा है तो वहां पर ज्यादा चुनकर आते हैं, जहाँ कम है वहां पर कम चुनकर आते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, तो लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा तीनों की सीटें क्या हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। क्यों है, क्योंकि हमारे भारत में जनसंख्या को आधार बनाया गया। और वैसे हमने फेडरल सिस्टम पढ़ा था, उसमें अमेरिका में समान प्रतिनिधित्व होता है, क्योंकि वह जनसंख्या को आधार नहीं बनाया गया। अगली लाइन लिखे दूसरी, समस्त विधानसभा सदस्यों, विधानसभा कहाँ होती है, राज्य में होती है ना। जैसे अपने राजस्थान है, तो राजस्थान में विधानसभा है। लोकसभा, राज्यसभा तो दिल्ली में, संसद में, भारत सरकार के है। और विधानसभा क्या, विधानमंडल होता है। वैसे मंडल के 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद। तो मैंने बताया भी था आपको, भारत में 22 राज्यों में विधानसभा, ये विधान परिषद नहीं है, यानी 7 राज्य हैं जिसमें विधानसभा और विधान परिषद, यानी मंडल, विधानमंडल दोनों सदन है। अपने राजस्थान में विधानसभा, ये विधान परिषद नहीं है। तो राजस्थान का विधानमंडल कैसा हो गया, एक सदनात्मक, समझ गए। तो समस्त विधानसभा सदस्यों द्वारा, तो विधानसभा के सदस्यों क्या कहते हैं, विधायक, और संसद के सदस्यों क्या कहते हैं, सांसद। तो समस्त विधानसभा सदस्यों द्वारा देय मतों में, दे यानी दिए गए मत, यानी वोट, दे मतों में, या लाइन ही लेंगे, दे मतों में समानता रहे, दे मतों में समानता रहे। तो ये 2 मुख्य बात याद रखेंगे हम। कौन सी, एक तो निर्वाचन मंडल में जनसंख्या का निकटतम व समान प्रतिनिधित्व मिले जनसंख्या के आधार पर। दूसरा, जो विधान सभा के जो सदस्य उनके देय मतों, दिए गए मतों को में समानता रहे, ये 2 बातें। अगली लाइन लिखिए, नंबर नहीं लगाना, वैसे लिखिए, निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य की
निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य की, निर्वाचक मंडल कौन है, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य हैं, तो प्रत्येक सदस्य की मत संख्या निश्चित करने के लिए, मत संख्या निश्चित करने के लिए एक विशेष पद्धति अपनाई गई है, एक विशेष पद्धति अपनाई गई है, एक विशेष पद्धति अपनाई गई है। तो ये काफ़ी बड़ा है वैसे, तो उसको हम छोटे रूप में लिखेंगे, विशेष पद्धति अपनाई गई। अब कौन सी पद्धति है, तो अगली लाइन से लिखिए, राज्य विधानमंडल की, राज्य विधानमंडल यानी राज्य का विधानमंडल। अब देखो विधानमंडल के दो सदन होते हैं, जैसे संसद के दो सदन होते हैं ना, वैसे विधानमंडल होता है राज्य में। तो विधानमंडल के दो सदन होते हैं, एक तो विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। अब ये जरूरी नहीं है कि सभी राज्यों में विधान परिषद हो, ये 7 ही राज्यों में, भारत में जो 29 राज्य हैं 22 में केवल विधानसभा ही है, मतलब एक सदनात्मक, जैसे हमारा राजस्थान भी है। तो विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद है। लेकिन भारत में जो 29 राज्य हैं उनमें 7 में ही विधान परिषद ये दोनों है, इसमें ये भी है ये भी है, लेकिन जिनमें 7 नहीं, ये सब में होना जरूरी है, ये ध्यान रखेंगे। विधानसभा होना जरूरी है, विधान परिषद का होना जरूरी नहीं है। तो विधानमंडल की मत संख्या प्राप्त करने के लिए विधान मंडल की जो सदस्य की मत संख्या जनसंख्या के आधार पर, तो उनकी संख्या एक सूत्र है वो पढ़ेंगे हमें। तो प्राप्त करने के लिए राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या, वहाँ के विधानमंडल यानी वहाँ विधानसभा दोनों हो सकते हैं या एक भी हो सकता है, विधानमंडल के कुल चुने हुए सदस्यों में, विधानमंडल के कुल चुने हुए सदस्यों में बांट दी जाती है, कुल सदस्यों में बांट दी जाती है। यानी राज्य का निकाल रहे हम विधानमंडल का, किसी राज्य विधानसभा के सदस्य भी तो भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, तो उनको कुल जनसंख्या उसमें वहाँ की जो विधानसभा की सीटें उसका भाग दे देते हैं, ठीक है, तो बांट दी जाती है। एवं उस भागफल को 1000 से बांट दिया जाता है, उस भागफल को 1000 से बांट दिया जाता है। अब देखो कैसे सूत्र लिखें आप, जैसे कोने से लिखेंगे सूत्र, पहले देख ले बाद में लिखेंगे, जैसे कॉपी उसको कोने से लिखेंगे। विधानमंडल के सदस्यों का मतवार, विधानमंडल के विधान वी है ना, ये विधान विधानमंडल के सदस्यों का मतवार, कौन सा वार, मतवार बराबर। अब देखो इसका सूत्र क्या लगाएंगे हमें, विधानमंडल के जो सदस्य हैं, जैसे इसको बोलते हैं विधायक, क्या बोलते हैं विधायक, तो हम राजस्थान का उदाहरण लेकर समझेंगे। फिर राजस्थान में 200 सीट हैं, उत्तर प्रदेश में 403, अलग अलग है ना, तो इसका बराबर समान होना पढ़ाना भी समान प्रतिनिधित्व रहे। तो इसके लिए क्या करेंगे, उस राज्य की विधानमंडल के जो सदस्य उसका मतवार कैसे निकालेंगे, उस राज्य की कुल जनसंख्या, किसकी, राज्य की कुल जनसंख्या जिसका हम निकाल रहे हैं, अनुपात निकाले ना, तो उस राज्य की कुल जनसंख्या, फिर वहाँ की विधानमंडल का सदस्य संख्या का भाग दे देंगे। जैसे राजस्थान में 200 है तो 200 का, तो इस सूत्र में देखो कुल जनसंख्या किसकी, राज्य की, तो ये अलग है ना, तो यहाँ नहीं रहा पूरा, ये इसको हटा देते हैं। तो विधानमंडल के सदस्यों का मतवार निकालेंगे, तो विधानमंडल जैसे राजस्थान का अलग है, यूपी का अलग है, बिहार का अलग है, तो उस राज्य की जिसका निकाल रहे हैं, तो राज्य की कुल जनसंख्या, क्या, कुल जनसंख्या, तो सबकी अलग अलग है, बटाओ उस विधानमंडल या उस राज्य में विधानमंडल ही होता ना, तो विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, किसकी संख्या,
राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। तो राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों की संख्या और भाग कितना 1000, ये याद रखना है। भाग कितना 1000। जैसे राजस्थान की कुल निकालें तो राजस्थान की कुल जनसंख्या में जैसे राजस्थान की विधानसभा की सीटें कितनी है 200, तो उनका भाग दे देंगे। फिर जो भागफल आएगा फिर उसमें 1000 का भाग और देंगे, तब क्या आ जाएगा विधानमंडल के सदस्यों का मतभार। अब देखो हम पढ़ रहे थे विधानसभा के सदस्यों का मतभार, तो ये सूत्र लिख लें कि राज्य का, क्योंकि इसमें निर्वाचक मंडल में राज्य के विधायक भी शामिल होते हैं, तो ये लिखे विधानमंडल के सदस्यों का मतभार, ठीक है, बराबर राज्य की कुल जनसंख्या जिस राज्य का निकाल रहे हैं मतभार है। तो राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य कौन सा, जैसे राजस्थान का है तो जैसे राजस्थान की जनसंख्या 6,86,00,000 के लगभग है, तो वो तो कुल जनसंख्या लिख देंगे। तो राज्य की कुल जनसंख्या बटावा राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, ये सब में कॉमन आएगा भाग 1000। देखो राजस्थान की जनसंख्या जैसे मान लो 6,86,00,000 है, तो उसमें की तो ये तो जनसंख्या हो गई। यूपी का है तो यूपी का, बिहार का तो बिहार की जनसंख्या लिख देंगे 2011 के आंकड़े, क्योंकि अंतिम यही तो थे ना 2011 के, तो वो लिख देंगे यहाँ। फिर राज्य की विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, तो राजस्थान में विधानसभा की सीटें कितनी है, यानी विधानमंडल का एक ही सदन है राजस्थान में, कौन सा, विधानसभा ही तो है, विधान नहीं है, विधान परिषद नहीं है, तो इन 200 का भाग दे देंगे। तो जो आएगा फिर उसमें 1000 का भाग और दे देंगे, समझ गए। तो ये किसका मतभार आ जाएगा, विधानसभा के सदस्य, विधानसभा का मतभार, सदस्यों का मतभार। अब देखो अब हम पढ़ेंगे अगले हेडिंग डाले राष्ट्रपति का वेतन, एक लाइन छोड़ के लिख ले, ये कंप्लीट हो गया प्रक्रिया। राष्ट्रपति का वेतन, राष्ट्रपति का वेतन यानी उसकी तनख्वाह क्या है, विशेषाधिकार, विशेषाधिकार, उन्मुक्तियां एवं अन्य सुविधाएं, ये हेडिंग डालेंगे हम, अन्य सुविधाएं। इसमें देखो राष्ट्रपति का वेतन शुरू में 1.5 लाख रुपए था, बाद में 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर 200% की वृद्धि करते हुए राष्ट्रपति का वेतन वर्तमान में कितना कर दिया है, 5 लाख रुपए प्रति माह है, 5 लाख रुपए प्रति माह कर दिया गया है। यानी एक महीने का राष्ट्रपति का वेतन कितना है, 5 लाख, उपराष्ट्रपति का कितना 4 लाख, प्रधानमंत्री का 2 लाख और राज्यपाल का 3.5 लाख। तो शुरू में 1.5 लाख था एक महीने का वेतन। अब देखो सबसे ज़्यादा भारत के प्रधानमंत्री से फिर ज़्यादा वेतन किसका होता है, राष्ट्रपति का, क्योंकि हमने पढ़ा था कि भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक मुखिया कौन होता है, राष्ट्रपति, और ये भारत का प्रथम नागरिक भी है, पढ़ा था ना हमने। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति। भारत का संवैधानिक मुखिया कौन है, भारत का पूछे तो राष्ट्रपति और राज्य का पूछे तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री नहीं लिखना है, समझ गए। तो ये भी प्रश्न है कि भारत के संवैधानिक मुखिया का नाम बताइए, भारत का राष्ट्रपति, और प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति, समझ गए। इसलिए सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी हमने पढ़ा, प्रोटोकॉल वरीयता क्रम पढ़ा था, सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी यानी सुरक्षा किसकी होती है, भारत के राष्ट्रपति की। क्यों, क्योंकि वो संविधान का मुखिया है। इसलिए सबसे ज़्यादा वेतन भी किसका है, भारत के राष्ट्रपति का, जो 5 लाख रुपए प्रति माह है, यानी एक महीने का वेतन 5 लाख रुपए। अब इसके विशेष अधिकार भी हैं। राष्ट्रपति पर पद पर रहते उसके खिलाफ किसी दीवानी या फौजदारी
मामला नहीं चलाया जा सकता, न उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर दीवानी कार्रवाई करनी है तो उसको पहले सूचना देनी होती है। या राष्ट्रपति, जो पूर्व राष्ट्रपति है, जैसे मान लो वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, श्री रामनाथ कोविंद है, उससे पहले के जितने भी राष्ट्रपति हो गए वो कौन से हो गए, पूर्व राष्ट्रपति। जैसे बोलते हैं ना, तो पहले रह चुके हैं। तो पूर्व राष्ट्रपति की मृत्यु होने के बाद क्या होता है, उनकी जो पत्नी होती है उसको उसकी पेंशन की, अब तो वेतन मिलता है, बाद में पेंशन, रिटायरमेंट, कार्यकाल पूरा होने के बाद तो क्या मिलता है, वेतन की जगह पेंशन हो जाती है। तो राष्ट्रपति को पेंशन मिलती है। अगर मान लो राष्ट्रपति मर जाए और उसकी पत्नी है तो उसको इस पे राष्ट्रपति को जितनी पेंशन मिलती है उसकी 1/2 यानी आधी पेंशन उसकी पत्नी को मिलेगी। और आजीवन यानी जब तक वो जिंदा है तब तक, यानी मरते दम तक उसको सरकारी आवास मिलेगा। याद रखना है, फ्री में सरकारी आवास या भवन उसको मिलेगा जीवन पर्यंत। आधी तो पेंशन हो जाएगी, यानी वेतन तो जब ड्यूटी पे होता है तभी तो मिलता है ना। तो राष्ट्रपति का जो वेतन है, फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति है तो उसको वेतन थोड़ी मिलेगा, उसको क्या मिलेगी, पेंशन, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद पेंशन ही तो मिलती है। तो वो पूरी पेंशन, जितनी भी उसकी पेंशन है, अगर मान लो वो मर जाए या उसकी मृत्यु हो जाए तो उस पेंशन की आधी पेंशन उसकी पत्नी को मिलेगी। और आजीवन जब तक वो जिंदा है तब तक पेंशन मिलेगी, प्लस उसको एक सरकार के द्वारा एक सरकारी बंगला उसको दिया जाएगा। ठीक है, ये उसके विशेष अधिकार हो गए। अन्य सुविधा भी होती है, जैसे हमने पढ़ा था कि भारत का राष्ट्रपति कहाँ रहता है, राष्ट्रपति भवन दिल्ली में रहता है, जिसको क्या कहते हैं, रायसीना हिल्स कहते हैं। इसके अलावा शिमला के निकट सरबरा नामक स्थान पर उसका एक ग्रीष्मकालीन अवकाश, यानी गर्मियों में वो वहाँ जा सकता है भारत का राष्ट्रपति। तो उसको क्या कहते हैं, द रिट्रीट कहते हैं। एक जो हैदराबाद है, जो पहले आंध्र प्रदेश में, तब कहाँ गया, तेलंगाना में, जहाँ पर जो नीलियम जिसको कहते हैं हम, राष्ट्रपति नीलियम में भी उसका एक आवास है। तो इसमें लिखिए आप, पहला पॉइंट चिन्ह लगा के लिखेंगे, ये तो हेडिंग डाल ली हमने। तो पूर्व वाला नहीं लिखेंगे हम, ये पहले लिख सकते हैं, जैसे लिख ले पूर्व में, ऐसा लिख ले, पूरा पता हो जाएगा। पूर्व में राष्ट्रपति को, यानी पहले, पूर्व में या पहले राष्ट्रपति को 1 लाख, राष्ट्रपति को ऐसा लिखेंगे 1,50,000 रुपये प्रति माह, यानी 1 महीने के प्रति माह वेतन मिलता था। पूर्व में राष्ट्रपति को 1,50,000 रुपये प्रति माह वेतन, पेंशन नहीं, वेतन मिलता था पहले। फिर आगे इसी में लिख लें, वर्तमान में, तो वर्तमान के, यानी एट प्रेजेंट, वर्तमान में 7वें वेतन, तो यहाँ लाइन खींचेंगे, कौन सा वेतन आयोग, 7वें वेतन आयोग की सिफारिश, आयोग की सिफारिश के द्वारा, तो कौन सा वेतन आयोग, 7वां वेतन आयोग, वेतन आयोग। ये सुनते भी हैं आप, जो सरकारी नौकरी उसमें 7वां वेतन लग गया तो उसकी वेतन बढ़ गया, उसकी तनख्वाह बढ़ गई। तो वर्तमान में 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के द्वारा राष्ट्रपति के वेतन में 200%, कितना प्रतिशत है, 200% की बढ़ोतरी करते हुए 200% की बढ़ोतरी करते हुए उसका वेतन, यानी अब कितना हो गया, उसका वेतन, यानी किसका, राष्ट्रपति का 5 लाख, कितने लाख, या लाइन की लेंगे, 5 लाख रुपए प्रति माह, यानी 1 महीने का प्रति माह कर दिया गया है। 5 लाख रुपए प्रति माह कर दिया गया है, या 5 लाख रुपए मिलता है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप।
तो पहले ये था वर्तमान में 7 वेतन है वो किसी बारिश के आधार पर। वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए प्रति माह है, यानी साल के नहीं, 1 महीने के कितने लाख, 5 लाख रुपए। 1 महीने के 5 लाख रुपए राष्ट्रपति को मिलता है वेतन, ये उसका वेतन हो गया। ठीक है, पहले शुरू में 50 था, फिर 50 से कितना हो गया 1.5, इससे पहले कितना था 5 लाख से पहले 1.5 लाख था, और इससे पहले कितना था 50,000, कितना था 50,000। तो इससे बढ़ते बढ़ते कितना आ गया 5 लाख तक। फिर अगली लाइन में लिखिए, ये तो कंप्लीट हो गया वेतन। तो अब एक हेडिंग डालिए बड़े अक्षरों में, इसी का भाग पढ़ रहे हैं हमें। जैसे वेतन पढ़ लिया, अब क्या है विशेषाधिकार, तो इसमें लिखेंगे विशेषाधिकार, यानी राष्ट्रपति के विशेष अधिकार कौन से हैं जो हमें नहीं है या अन्य नागरिकों को नहीं है, क्योंकि देश का प्रथम नागरिक है तो उसको कुछ विशेष अधिकार भी दिए हैं संविधान ने। तो विशेष अधिकार के नीचे लाइन खींच लेंगे। अब आपसे मुझे राष्ट्रपति के विशेष अधिकार लिखिए, तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, वेतन पूछे तो ये लिख देंगे विशेष अधिकार। अब मैं लिखा रहा हूँ वो लिखेंगे आप। तो इसमें लिखे, जब तक कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर आसीन है, जब तक कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर आसीन है यानी दो राष्ट्रपति है वर्तमान में, राष्ट्रपति पद पर आसीन है, तब तक जब तक वो राष्ट्रपति है तब तक उसके विरुद्ध किसी दीवानी या फौजदारी, किसी दीवानी, ई की मात्रा दोनों बड़ी आएगी, दी भी बड़ा नी भी बड़ा, दीवानी या फौजदारी न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, और न ही राष्ट्रपति के खिलाफ, या विरुद्ध की बात है, और न ही राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, न भी लिखना ना, नहीं न अलग, ही अलग, दूर लिखना है, न ही राष्ट्रपति के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा सकता है, गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा सकता है, मतलब नहीं किया जा सकता। न ही लिखा है ना मैंने पहले, न ही, यानी न तो उसके खिलाफ किसी भी न्यायालय में दीवानी या फौजदारी का मुकदमा नहीं चल सकता, और न ही उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, यानी पद पर रहते हुए उसको गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता, पुलिस आगे उसको पकड़ के ले गई, तो ये भी नहीं, क्योंकि ये पद की गरिमा है। अगर भारतीय राष्ट्रपति को ऐसे किसी आरोप सिद्ध न होने पर उसको पहले पकड़ लिया राष्ट्रपति पद पर रहते हुए, तो उस पद की गरिमा क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो उस पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए ऐसा किया गया, न तो मुकदमा चलेगा उसके पद पर रहते हुए, और न ही उसके खिलाफ कोई गिरफ्तारी वारंट लाया जा सकता है। तो ऐसा नहीं किया। ऐसा कब करेंगे, जब उसको वो पद त्याग कर दे या उस पर महाभियोग लगे उसको हटा दे, उसके बाद में गिरफ्तार किया जा सकता है या उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, पद पर रहते हुए नहीं किया जा सकता। दूसरी लाइन में लिखें, अगली लाइन से 2 महीने की, दूसरा पॉइंट लिखेंगे ना इसी का दूसरा, 2 महीने की लिखित नोटिस देने के बाद 2 महीने की, यानी 60 दिन हो गए ना, लिखित में, मौखिक नहीं, लिखित नोटिस देने के बाद राष्ट्रपति के विरुद्ध दीवानी कार्रवाई की जा सकती है। कौन सी कार्रवाई, दीवानी, फौजदारी नहीं, दीवानी कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें रुपए का लेन देन, जो संपत्ति का विवाद होता है वो किस में आता है, दीवानी में। फौजदारी कौन सा हो गया, चोरी, डकैती, मारपीट, हत्या करना, ये सब किस में, फौजदारी में। तो केवल कौन सी, 2 महीने के लिखित नोटिस के बाद राष्ट्रपति के खिलाफ केवल दीवानी मामले में कार्रवाई की जा सकती है। अगली लाइन में लिखिए, ये विशेष अधिकार होगा, तीसरा विशेष अधिकार, एक ये लिख लिया ना, तीसरे में लिखे ना, ये निशान लगा के लिखे, पूर्व राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर, अभी मैंने बताया आपको, पूर्व राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर उसकी पत्नी को
उसकी पत्नी को सेवानिवृत्त राष्ट्रपति को मिलने वाली, पेंशन कब मिलेगी? रिटायर होने के बाद। तो रिटायरमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? सेवानिवृत्ति या अवकाश मुक्ति। तो सेवानिवृत्ति राष्ट्रपति को मिलने वाली पेंशन, वेतन नहीं पेंशन, तो सेवानिवृत्त राष्ट्रपति को मिलने वाली पेंशन की आधी राशि, आधी यानी 1/2, सेवानिवृत्त राष्ट्रपति उस राष्ट्रपति को मिलने वाली कितनी राशि? पेंशन की आधी राशि एवं आजीवन सरकारी मकान प्राप्त होगा। आजीवन सरकारी मकान प्राप्त होगा। मैंने मेरे पूर्व में बताया आपको, इन पूर्व राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर जो वर्तमान में नहीं है, तो पूर्व को तो वर्तमान में तो वेतन में, पूर्व है तो सेवानिवृत्त हो गया, रिटायरमेंट हो गया, तो पेंशन तो आधी पेंशन और आजीवन सरकारी मकान मिलेगा। ये विशेष अधिकार है। फिर अगली लाइन में लिखिए अगला पॉइंट बना के ऐसे, राष्ट्रपति दिल्ली स्थिति राष्ट्रपति भवन में रहता है। राष्ट्रपति दिल्ली स्थिति राष्ट्रपति भवन में रहता है, जिसे क्या कहते हैं? हम पढ़ चुके हैं पहले, जिसे क्या कहते हैं? रायसीना हिल्स। क्या कहते हैं? जिसे रायसीना हिल्स कहते हैं। तो यहाँ इन्वर्टेड कोमा लगा देंगे या लाइन खींच देंगे। इसे क्या कहते हैं? रायसीना हिल्स कहते हैं। रायसीना हिल्स कहते हैं। ये तो मुख्य है, मेन कहाँ है? दिल्ली में है, जिसे रायसीना राष्ट्रपति भवन कहते हैं। ये इसका दूसरा नाम क्या है? रायसीना हिल्स। अब इसके अलावा एक लिखा है, मैंने आपको समझाया था, जो हिमाचल में और एक हैदराबाद में। तो इसके अलावा अगले इसी में लिखे, नीचे लिखे इसमें, इसके अलावा किसके अलावा? रायसीना हिल्स के अलावा, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के निकट, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के निकट छरबरा, शिमला में नहीं, शिमला के निकट एक जगह है छरबरा के निकट एक ग्रीष्मकालीन आवास, एक ग्रीष्मकालीन, इसके निकट है ना, शिमला के निकट एक जगह का नाम है छरबरा, जो हिमाचल प्रदेश में। तो इसमें ग्रीष्मकालीन आवास स्थित है। ग्रीष्मकालीन आवास स्थित है। किसके अलावा? जो दिल्ली में राष्ट्रपति भवन है, उसको तो रायसीना हिल्स कहते हैं। प्रश्न भी पूछ सकते हैं, दिल्ली से राष्ट्रपति भवन को क्या कहते हैं? रायसीना हिल्स। तो ये तो मुख्य है, दिल्ली में हमेशा ही रहता है। लेकिन गर्मियों में, अब देखो हमें घूमने कब जाते हैं? गर्मियों में, जैसे शिमला है, नैनीताल है, मसूरी है, ये घूमने की जगह जो भी है, माउंट आबू जाते हैं राजस्थान में, तो हम गर्मियों में जाते हैं, क्योंकि पहाड़ों में हमेशा बर्फ जमी रहती है। तो गर्मियों में तो घूमने जाएंगे, सर्दियों में थोड़ी जाएंगे। तो ये याद रख लेंगे, कौन सा है? ग्रीष्मकालीन, यानी गर्मियों में भारत का राष्ट्रपति यहाँ भी जाता है या जा सकता है। छरबरा में, जो हिमाचल प्रदेश में आवास स्थित है। इस आवास को क्या कहते हैं? द रिट्रीट। क्या कहते हैं? जिसका नाम, किसका? इसका, छरबरा, इसका नाम क्या है? जिसका नाम द रिट्रीट है। ये याद रखेंगे हम। द नीचे लाइन खीलेंगे, द रिट्रीट है। तो हिमाचल प्रदेश में जो राष्ट्रपति भवन का आवास का क्या नाम है? द रिट्रीट। फिर इसके अलावा एक और है, इसके अलावा एक अन्य आवास हैदराबाद, जो अब कहाँ चला गया? आंध्रा में था पहले, अब तेलंगाना में आ गया। तो हैदराबाद, जो अब तेलंगाना की राजधानी है, तो हैदराबाद में राष्ट्रपति निलयम, हैदराबाद में, तो हैदराबाद के सामने लिख लेंगे, हैदराबाद में, वहाँ हिमाचल प्रदेश के नीचे लाइन लिख लेंगे। अब हैदराबाद में कहाँ? राष्ट्रपति निलयम है, राष्ट्रपति
नीलियम, नीलियम। राष्ट्रपति नीलियम में भी, राष्ट्रपति नीलियम में भी, कहाँ है? हैदराबाद में राष्ट्रपति नीलियम में भी उसका आवास है। राष्ट्रपति नीलियम में भी उसका आवास है। तो तीन हो गए, दिल्ली में, हिमाचल में द रिट्रीट और हैदराबाद में कौन सा? राष्ट्रपति नीलियम। ये इसके विशेषाधिकार हो गए। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां व कार्य। क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रपति की शक्तियां व कार्य। तो यहाँ तक देखो ये कंप्लीट हो गया। राष्ट्रपति के विशेषाधिकार पढ़ लिए, उसकी निर्वाचन ये प्रक्रिया पढ़ ली, ये कंप्लीट हो गया। अब देखो राष्ट्रपति की दो प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। एक तो है सामान्यकालीन शक्ति और एक होती है संकटकालीन शक्ति, आपातकालीन शक्ति। तो देखो राष्ट्रपति की दो प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। जैसे हमने पढ़ा इमरजेंसी शक्तियाँ, आपातकालीन जिसको हमने पढ़ा 352, 356, 360 पढ़ा था ना हमने, अनुच्छेद ये आर्टिकल है ना ये तीनों। तो इसमें 4 जोड़ दें, 52, 4, 56, 4, 60, 3 सब में कॉमन है। इसको तो बोलते हैं आपातकालीन। 352 किसी राज्य में किसी युद्ध बाह्य आक्रमण के समय, किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर, और किसी राज्य में या देश में क्या होने पर, देश में क्या होने पर है? वित्तीय संकट आने पर। ठीक है, तो ये तो हम पढ़ चुके हैं पहले। अब इसको विस्तार रूप से पढ़ेंगे। ये तो आ जाएगी आपातकालीन शक्ति। एक होती है राष्ट्रपति की शक्तियां, कौन सी? सामान्यकालीन, सामान्यकालीन। इनके अलावा जो बच गए वो सब सामान्य में आ गए। जैसे विधायी शक्ति है, विधायी शक्ति है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, कार्यपालिका संबंधी शक्ति है, और अभी मैंने बताया न्यायिक शक्ति। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने किसी को फांसी की सजा सुना दी या मृत्युदंड दे दिया, एक ही बात है, तो आर्टिकल 72 के द्वारा भारत का राष्ट्रपति उसकी सजा को माफ कर सकता है। तो ये न्यायिक शक्ति हो गई। तो ये किस में आएगी? सामान्यकालीन शक्ति में। तो राष्ट्रपति की शक्तियों को हम दो भागों में बांटेंगे, आपातकालीन शक्ति और सामान्यकालीन शक्ति। फिर इसका वर्णन करेंगे। तो एग्जाम के बाद पूछ लेते हैं राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो हम जल्दीबाजी में क्या करते हैं, ये शब्द नहीं पढ़ते हैं और हम ये 352 इसका वर्णन कर देते हैं। उत्तर सही लिखते हैं लेकिन नंबर क्या आता है? 0। क्यों? मतलब प्रश्न को सही पढ़े। राष्ट्रपति की प्रश्न देगा अगला, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन कीजिए, तो इस शब्द को पढ़िए, उत्तर देना है। सामान्यकालीन पढ़े तो ये नहीं करना। फिर समझ गए? तो प्रश्न को सही पढ़ेंगे। दोनों एक साथ कभी नहीं आता, प्रश्न काफी बड़ा हो जाता है। तो एक ही पूछते हैं राष्ट्रपति के सामान्यकालीन शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो ये तो लगभग सबको याद रहता है, इसको हम बहुत ज़्यादा बार पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको कम पढ़ते हैं या इस पर ध्यान कम देते हैं हम। तो क्या बात ये, तो दोनों बिल्कुल सरल। इसको 4-5 भागों में बांट लेंगे। कार्यपालिका संबंधी शक्ति, विधायी शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति। से 4-5 पॉइंट बनाएंगे, फिर उसके बाद इसका वर्णन करेंगे। तो हम ये जो राष्ट्रपति की दो शक्तियाँ हैं, आपातकालीन और सामान्यकालीन शक्तियाँ, इनको हम दो भागों में बांट के एक एक का वर्णन करेंगे। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा फिर। तो आज हमने जो विशेषाधिकार ये पढ़े, प्रक्रिया पढ़ी, इसको आप ठीक से याद करें और नेक्स्ट वीडियो में हम राष्ट्रपति की शक्तियाँ पढ़ेंगे हम। तब तक के लिए धन्यवाद।